हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। टुडे इज 15th ऑफ अप्रैल और आज के न्यूज़पेपर में देखेंगे कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, हमारा जो सेशन रहता है, आपको पता है कि हम पहले एक जो चीज़ स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं एक कोट से, फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फिर न्यूज़पेपर का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। अब इसमें सबसे पहली जो कोट है जो आज की डेट में हम हमारे लिए काम भी आएगी और ऐसे भी इस चीज़ पे आ सकता है और आप यूज़ कर सकते हो इस कोट को। इन GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं और हम यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को ऐसे में। यहाँ पे विलियम ग्लैडस्टोन ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि व्हेन द पावर ऑफ लव ओवरकम्स द लव ऑफ पावर। ठीक है, कि जो आज की डेट में चाहे वो रशिया यूक्रेन का इशू या फिर चाइना का इशू है या फिर USA का इशू है कि किस तरह से वो पावर को प्यार कर रहे हैं, लेकिन जब पावर ऑफ लव ओवरकम कर लेते हैं उस चीज़ को तो फिर वर्ल्ड जो है वो जानता है पीस का मतलब। ठीक है, तो बहुत अच्छी कोट है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छी कोट है जिसको आपने यूज़ करना है और आगे लेके जाना है। और ये जो PDF आपको अगेन टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे 2021 का UPSC यहाँ पे है कि ट्राइक्लोसिन कंसिडर्ड हार्मफुल व्हेन एक्सपोज्ड टू हाई लेवल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ए ऑप्शन है यहाँ पे फूड प्रेजर्वेटिव्स, बी ऑप्शन है फूड राइपनिंग सब्सटेंसेस, नंबर 3 है रिड्यूस्ड प्लास्टिक कंटेनर एंड नंबर 4 मतलब डी है टॉयलेटरीज। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जिसने पढ़ा हुआ है इन्वायरमेंट के सेक्शन में, अगर किसी ने मेरे साथ इन्वायरमेंट की भी थी तो उनको एज इट इज़ लिखवाया भी था, तो इसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले न्यूज़पेपर का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पेज पे क्या है यहाँ पे सबसे पहले कि कोई अगर हम बात करें सिलेबस से रिलेटेड तो इस तरह की जो न्यूज़ है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो होती है GS2 की न्यूज़। तो आपने पहले तो सिलेबस को अच्छी तरह से देखना और अच्छी तरह से याद रखना है। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी थी, लेकिन इसके ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई ऐश्वर्यप्पा जो है वो मिनिस्टर थे। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर और बीजेपी वर्कर है जो उसकी डेथ की बात सामने आती है, तो अभी इनके रेजिग्नेशन की बात दिखाई दे रही थी। नंबर 2 यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो हमारे काम की बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, वो है कि IMD फोरकास्ट नॉर्मल मानसून नो एल नीनो। ये हमने कल या परसों के जो न्यूज़पेपर था उसमें भी मैंने डिस्कस किया था बड़े अच्छे वे से, इसको डिटेल्ड वे में भी किया हुआ है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो IMD क्या है, ठीक है। नंबर 2 यहाँ पे ए मानसून इज कंसिडर्ड नॉर्मल व्हेन रेनफॉल बिकम्स। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि यार इन्होंने बोला नॉर्मल मानसून, तो नॉर्मल मानसून का मतलब क्या है, ये हमें चीज़ का पता होना चाहिए। नॉर्मल मानसून हम तब देखते हैं अगर वो 96 to 104 सेंटीमीटर के बीच में आती है, तो मैं उस चीज़ को क्या बोल देता हूँ, मतलब 96 to 104% के बीच में आएगा तो मैं उसको बोलता हूँ नॉर्मल। अगर 104 से ऊपर जा रहा है तो वो अब नॉर्मल है, मतलब उस टाइम पे ज़्यादा बारिश के हम आसार दिखाई दे रहे हैं। और अगर 96 के नीचे है तो जो रेन है वो डेफिसिट में जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें एक दिखाई दी है और ये जो पता लगी है IMD ने बताया है। और इन्होंने बताया कि एल नीनो के कोई भी चांसेस यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए एल नीनो है क्या। देखिए, एक सेंटर पैसिफिक, अब नाउ इमेजिन के यहाँ पे अगर हम कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे हो गया हमारा इंडिया। ठीक है, आई होप आपको विजिबल है ये चीज़। यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे इंडिया। आपको पता है इस मौसम में हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। अगर टेम्परेचर हाई है, अगर हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, वहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। आपने पहले ये चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करनी है कि हाई टेम्परेचर में लो प्रेशर हो जाता है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया के नीचे बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर में यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता दिखाई देता है। और सेम अगर मैं यहाँ पे साउथ अमेरिका में बात करता हूँ तो यहाँ पे एक फिनोमेना बनता है। यहाँ पे एक नॉर्मल, पहले जो नॉर्मल करंट जाता है, मैं नॉर्मल करंट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उस करंट का नाम है पेरूवियन करंट। ठीक है जी, उस करंट का नाम है पेरूवियन करंट। और वो नॉर्मल कंडीशन में, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, कोल्ड करंट एक तरह का माना जाता है। और कोल्ड का मतलब टेम्परेचर कम, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए मेरे पास, यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर यहाँ पे होना चाहिए,
है ना। और ऑस्ट्रेलिया में ऑन दी अदर हैंड इसी साइड से एक और करंट निकलता है, जिस करंट को हम क्या बोलते हैं, वार्म करंट। और वार्म का मतलब आपको पता है हॉट टेम्परेचर। तो यहाँ पे लो प्रेशर बनना चाहिए था, लेकिन हाँ यहाँ पे भी क्या है, ठंड है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर थोड़ा नेगेटिव में चला जाता है, मतलब यहाँ से थोड़ा कम है। तो इसका मतलब आपको सिंपल फिनोमेना जो पता है पहले भी, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या जाती है, विंड मूव करती है। तो यहाँ से विंड मूव करेगी और यहाँ पे हमारे इंडिया में जो मानसून है वो बड़ा अच्छा आ जाएगा। लेकिन ये तो होगी नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन को अगर हम बाद में बात करें, नॉर्मल कंडीशन से अगर एल नीनो कंडीशन की बात करें, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसका नाम है वॉकर सेल। ठीक है, तो अगर ये वॉकर सेल मतलब एक तरह का साइक्लोन टाइप कंडीशन है या फिर पानी का घूमना हो गया, तो पानी का घूमना अगर वॉकर सेल बहुत ज़्यादा तेज़ घूम जाए, स्ट्रांग हो, इफ़ वॉकर सेल इज़ स्ट्रांग, अगर वॉकर सेल स्ट्रांग है तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, तो वहाँ पे क्या होएगा कि पानी नीचे से आना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, तो तेज़ घूमेगा, तो वहाँ पे कोल्ड करंट बहुत बड़े लेवल का आएगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ला नीना। ठीक है, ला नीनो या ना नीना। और अगर ये वीक हो जाए, अगर ये वीक हो जाए तो यहाँ पे पानी जो है वो क्या रह जाएगा, वार्म रह जाएगा। और ये वार्म पानी को ही हम क्या बोलेंगे, एल नीनो यहाँ पे बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इतनी चीज़ आपको समझ में आई। तो सपोज यहाँ पे वॉकर सेल है जो, वो क्या हो गया, यहाँ पे हमें पता चला कि वो वीक हो गया। तो अगर वॉकर सेल वीक हो गया तो एक नया करंट यहाँ पे आएगा जो कि क्या होएगा, वार्म करंट। और अगर यहाँ पे वार्म करंट है तो यहाँ पे प्रेशर क्या बनना चाहिए, लो प्रेशर। और यहाँ पे क्या था, मैंने आपको बताया हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से जो विंड है इधर की तरफ मूव करनी स्टार्ट कर देती है, जिसका मतलब जो विंड मेरी इंडिया की तरफ आ रही थी बारिश के लिए वो यहाँ पे नहीं आएगी। सो हमारे यहाँ पे जो मानसून है वो कम हो जाती है। और तीसरी कंडीशन क्या बनती है, लास्ट कंडीशन वो होती है कि वॉकर सेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और वहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे कोल्ड करंट बनता हुआ हमें दिखाई देता है। और अगर कोल्ड करंट यहाँ पे बन जाए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। और नॉर्मल आप सोचोगे यहाँ पे भी तो कोल्ड बन रहा था जो नॉर्मल करंट था, लेकिन ये कोल्ड करंट बहुत ज़्यादा हाई लेवल का बनेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे हाई प्रेशर नेगेटिव। तो यहाँ से ज़्यादा विंड मूव करेगी ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे और ऑस्ट्रेलिया से मेरी इंडिया वाली साइड पे। सो जो ला नीना होता है उस कंडीशन में हमारे इंडिया में ज़्यादा मानसून के आसार रहते हैं, ज़्यादा बारिश के। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ तो ये जो एल नीनो है उस टाइम पे मानसून कम हो जाती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, 96 to 104%। अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बड़े अच्छे वे से पूछ सकते हैं, आपको साथ के साथ में रिप्लाई मैं कर दूंगा। देखिए यहाँ पे और जो चीज़ हमने याद रखनी है वो क्या है कि आईएमडी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि आईएमडी है क्या। सबसे पहली चीज़, आईएमडी 1875 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो इसका क्वेश्चन आएगा कंसीडर दी फॉलोइंग अबाउट दी आईएमडी, के आईएमडी जो इस्टेब्लिश हुआ बिफोर इंडिपेंडेंस हुआ या आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आपने याद रखना है बिफोर इंडिपेंडेंस 1875। जो एएमडी है उसकी मिनिस्ट्री पूछी जाएगी, वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये एक प्रिंसिपल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मीटेरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग और दी सिस्मोलॉजी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये 6 रीजनल इसके स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, उसके 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स है, उसमें से आईएमडी हमारा एक आता है। और ये बहुत अच्छे वे से जो चीज़ें है वो बता पाता है आईएमडी। आईएमडी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ये चीज़ आपने याद रखनी है प्रॉपर वे से। और अगर आपको कोई पूछता है कि रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटीरियोलॉजिकल जो सेंटर है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का, जो कि न्यू दिल्ली में है, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है कि जिसने नेम देने साइक्लोन्स को, वो भी इन दी नदर्न इंडियन ओशन रीजन, वो भी क्या है, आईएमडी के अंडर आएगा। तो ये चीज़ आपने प्रॉपर वे में याद रखनी है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूज़ यहाँ पे आपको दिख रही होगी अबाउट दी एलिफेंट ट्रेड। तो एलिफेंट जो ट्रेड है उस पे एक जो आवाज़ है वो उठाई हमें नज़र आ रही है कि एलिफेंट ट्रेड पे जो है उसको थोड़ा सा देखना चाहिए कि एलिफेंट की ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी अगर हम बात करें एलिफेंट के बारे में तो हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका टॉपिक किससे रिलेट करेगा, ये आपका टॉपिक रिलेट करेगा, मैं आपको पहले बता दूं कि GS3 से ये आपका टॉपिक रिलेट करेगा। और ये क्या होएगा, ये GS3 क्या है, इन्वायरमेंट सेक्शन में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इस चीज़ के लिए कोई एक्ट बनता है तो ऑब्वियसली वो किसके अंडर आएगा, यू कैन रिलेट विद दी GS2 जनरल स्टडीज 2। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें और जो चीज़ है वो क्या आई हुई है। लेट्स
सी। यहाँ पे एशियन एलिफेंट के बारे में बात किया गया है। एशियन एलिफेंट क्या होते हैं? ये 3 सब स्पीशीज ऑफ एशियन एलिफेंट जो कि इंडियन, सुमात्रन और श्रीलंका है। इसकी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, मतलब जो इंडियन सब स्पीशीज उसकी वाइडेस्ट रेंज है और इसकी ग्लोबल पॉपुलेशन कुछ 20,000 टू 40,000 है। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में आता है। और उसके बाद में IUCN रेड लिस्ट के इंडेंजर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यूपीएससी बार बार पूछता है स्टेटस के बारे में, तो ये इसका स्टेटस इंडेंजर्ड है। जो प्रोटेक्शन टाइगर को दी हुई है वही प्रोटेक्शन हमने किसको दी हुई है? एलिफेंट को, क्योंकि शेड्यूल 1 में हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के डाला हुआ है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, मतलब इसकी जो ट्रेड है उसको भी रोका जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कोई इस खास तौर पे कुछ नहीं आया हुआ। चलिए नेक्स्ट तौर पे चलते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ आई हुई है, हिमाचल दिवस। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस रहता है। 15 अप्रैल 1948 को ये यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जो है वो पता होना चाहिए कि हिमाचल दिवस या फिर हिमाचल डे है क्या। उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे जो उसके साथ में प्रिंसली स्टेट्स को मिला दिया गया, और 4 डिस्ट्रिक्ट मिलवाने के बाद में जो हिमाचल है उसको एक फुल फ्लेज्ड जो चीज़ है वो बनती है। तो उसमें 15 अप्रैल को माना जाता है कि भाई ये जो चीज़ है कि, और एक इन्होंने यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, इसमें 75वां हिमाचल दिवस, हार्दिक शुभकामनाएं, यहाँ पे हिंदी में ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने पूरी एक नज़र, एक विकास यात्रा दिखाई हुई है कि यहाँ पे जो चीज़ें थी वो कितनी थी और अब इस टाइम पे कितनी हो चुकी हैं। ठीक है, सो जो ये चीज़ों को आपने याद रखना है। यहाँ पे जो हेल्थ वाला था वहाँ पे 88 था, 4320 है, बहुत अच्छे वे से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं इस पर ज़्यादा फोकस इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे हिमाचल से भी जुड़े हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिटोरियल, और इस चीज़ को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है रेड स्टार ओवर सोलोमन आइलैंड्स। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे एक लीक्ड डॉक्यूमेंट से ये पता चला है कि जो चाइना है वो सोलोमन आइलैंड्स पे अपनी जो नेवी का वो बेस बनाने जा रहा है। और पहले जो ये सोलोमन आइलैंड्स हैं वो चाइना को वहाँ पे अगर ये चीज़ दे रहे हैं, वहाँ पे बात चल रही है इनकी, तो ये साउथ पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाएगा कि वहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्री है या वेस्टर्न पावर्स है उनको सोचना पड़ेगा। जो ऑस्ट्रेलिया है उसको सोचना पड़ेगा, जो यूएसए उसको बहुत अच्छे वे से सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे इंडिया के लिए तो कंसर्न है ही, क्योंकि उसका जो ग्रोइंग थ्रेट अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, रेड स्टार ओवर दी सोलोमन आइलैंड्स। ठीक है, तो पहले इसका जो नेवल बेस था चाइना का, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ कि वो बेस था जिबूती में, लेकिन अभी वो सोलोमन आइलैंड्स पे बनाने की बात कर रहे हैं। अभी सोलोमन आइलैंड्स है कहाँ पे, थोड़ी सी नज़र इस पे भी घुमा लेते हैं। चलिए देखते हैं ये जो आइलैंड्स है वो कहाँ पे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पे सोलोमन जो आइलैंड्स हैं, मैंने पहले ही सर्च करके रखा है, ये हमारा इंडिया और ये ग्लोब घूम रहा है, ये देखिएगा। ये जो सोलोमन आइलैंड्स है ये साउथ पैसिफिक ओशन में आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, अ नेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स इन द साउथ पैसिफिक हैज़ मैनी वर्ल्ड वॉर II एरा साइट्स, ग्वाडाल कैनाल अ प्रोविंस एंड वन ऑफ द, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगला एक लेगून आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को क्या करना है, आर्किपेलागो है, लार्जेस्ट आइलैंड है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी इसको जूम आउट करके देखते हैं। सोलोमन आइलैंड, और यहाँ पे हमने बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा कंसर्न हो सकता है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये साउथ पैसिफिक ओशन, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत नज़दीक है, और ऑस्ट्रेलिया हमारे जो क्वाड है उसका भी पार्ट है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा जिससे ये चीज़ों को सेट किया जा सके। तो यहाँ पे एक और जो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे वो लोकेशन है जिबूती, और इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ये देखिएगा, ये जिबूती के बारे में ये ग्लोब घूम रहा है, और जिबूती आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मिलेगी। और यहाँ पे देखिए इन्होंने नेवल बेस बनाया हुआ है, और ऑन दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका मोस्टली फ्रेंच एंड अरेबिक स्पीकिंग कंट्री ऑफ द ड्राई श्रबलैंड्स, वॉल्केनिक फॉर्मेशंस एंड गल्फ ऑफ एडन बीचेस। यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली है जिबूती के मामले में भी, GS2 में जो आपने नोट करना है, तो ये जिबूती एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इसने अपना जो बेस है, नेवल बेस है, वो बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे हमारा इंडिया, ये गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पे अरेबियन सी हो गई, जहाँ ये हो गया रेड सी, मतलब वो वाली चीज़ यहाँ पे आपको याद होगा बहुत टाइम के लिए। यहाँ पे एक कैनाल भी है ना, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सी कैनाल, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा सोलोमन आइलैंड की पोजीशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेवल बेस वहाँ पे चाइना बनाने जा रहा है। तो ये टॉपिक आपका आएगा GS2
के अंदर, और मैंने आपको पहले बताया ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा कंसर्न है। तो यहाँ पे ऑकस के बारे में लिखा हुआ है, OAUKUS, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस के बारे में। चलिएगा नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग दी सॉवरेन डेट क्राइसिस इन दी श्रीलंका। तो इसके बारे में हम देखते हैं ये सॉवरेन डेट क्राइसिस जो है वो है क्या। चलिए इसमें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो ये है इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई सॉवरेन डेट होता क्या है, बस ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे सपोज किसी के पास 100 रुपीज़ है, ठीक है जी, लेकिन वो अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए वो स्पेंट जो है वो करना चाहता है कुछ 200 रुपीज़ और 300 रुपीज़ और 500 रुपीज़। तो वो क्या करता है, बाहर से जो पैसे हैं उसको लेना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बाहर से पैसे लेते लेते, मतलब उसकी जो आमदन थी, जो कमाई थी, वो 100 रुपीज़ है, रिसिप्ट 100 रुपीज़ है। अगर मैं मेनली बात करूं, आई चलाई जिससे चलनी थी, लेकिन वो स्पेंट ज़्यादा करना चाहता था, बाहर से लोन के रूप में ले लिया। तो जो भी मैं डेट लेता हूं बाहर की कंट्रीज से, तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट पे काम करती है, उनको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट हमें वापस देना पड़ता है। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है वो श्रीलंका को दिखाई दे रही है। तो इसमें सॉवरन जो डेट है वो हमने काफ़ी ज़्यादा लिया हुआ था श्रीलंका ने, जिसको वापस करना अभी मुश्किल लग रहा है, और बहुत ज़्यादा डेट होने के कारण ये चीज़ें उनकी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आपको लगेगा कि यार वो डेट वापस क्यों नहीं कर पा रहा अगर इतना डेट लिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो श्रीलंका है, मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में चर्चा की थी, जो श्रीलंका है वो मेनली डिपेंड करता था टूरिज्म सेक्टर पे। लेकिन जब से वहाँ की चर्च में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद में कोविड का जो इम्पैक्ट आया, लॉकडाउन का इम्पैक्ट आया, उसमें बहुत ज़्यादा एक मेजर इम्पैक्ट पड़ा है टूरिज्म सेक्टर पे, जिसकी वजह से जो इनफ्लो था, मतलब श्रीलंका में आने वाले लोग थे, जो डॉलर थे, वो क्या हो चुके हैं, डिक्रीज हो चुके हैं या फिर बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ तब श्रीलंका के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब उसको पता लगता है कि ये जो पैसे मुझे वापस करने हैं वो किस में करने हैं, डॉलर करेंसी में, ना कि घर की करेंसी में वापस करने हैं। तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है आज की, वो रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशंस के, जिसमें नाटो की बात की जा रही है। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर वे में एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो क्या है कि जो स्वीडन है और जो फिनलैंड है, जो फिनलैंड है वो शेयर करता है, लेट्स से यहाँ पे दिस इज़ रशिया, दिस इज़ फिनलैंड एंड दिस इज़ रशिया। तो फिनलैंड इज शेयरिंग द बॉर्डर विद रशिया 1300 किलोमीटर, जिसकी वजह से जो फिनलैंड है और जो स्वीडन है उसको थोड़ा डर लग रहा था कि रशिया उस पर अटैक ना कर दे, आज नहीं तो कल। तो इस वजह से फिनलैंड ने एक प्रपोजल दिया नाटो को कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन दी नाटो। लेकिन अभी रशिया ने एक स्टेटमेंट अभी रिसेंटली क्या दिया है कि अगर फिनलैंड या स्वीडन नाटो को ज्वाइन करेगा, जो कि यूएस लेड मिलिट्री वाला कंपोनेंट है, तो उस चीज़ में हम एक चीज़ कर देंगे कि रशिया ये बोल रहा है कि मुझे कोई ना कोई एक अलग सा स्टेप लेना पड़ेगा जिसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं क्या करूँगा, डिप्लॉय करूँगा न्यूक्लियर वेपन्स को। तो बड़ी बात यहाँ पे निकल के आ रही है। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं नाटो के बारे में। एंड नाटो ये जो चीज़ कंपोनेंट आएगा आपका आएगा GS2 में, अगेन के कुछ इंस्टीट्यूशन जो हमें पढ़ने होते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है कि जो हमें पता होनी चाहिए, व्हाट इज नाटो। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में बना और इसको वाशिंगटन ट्रीटी बोला जाता है। ये लीड किया था यूएस, कनाडा और सेवरल वेस्टर्न यूरोप नेशंस ने, ठीक है। और ये सोवियत नेशन के खिलाफ एक चीज़ थी जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए हम काम कर रही थी। इसके करंटली 30 मेंबर स्टेट्स हैं और ये ये ओरिजिनली इतने थे मेंबर स्टेट्स ऊपर वाले, फिर बाद में इन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो आपने 2020 का याद रखना है कि नॉर्थ मैसिडोनिया है जो उन्होंने लेटेस्टली ज्वाइन किया था। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपने याद रखनी है। हेडक्वार्टर इसका ब्रसल्स बेल्जियम में है। लेकिन अगर मैं अलाइड कमांड ऑपरेशंस की बात करूं कि किसी पे अटैक करना है नहीं करना है, अलाइड का मतलब कि इकट्ठे होके, तो उसका है मॉन्स बेल्जियम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो इसका नाटो का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें ना एक आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 ये बोलता है कि अगर नाटो में का कोई मेंबर है, कोई कंट्री नाटो का मेंबर है और उस पर किसी ने अटैक कर दिया, तो इसका मतलब सारी नाटो टीम है जो उस पर अटैक किया है, तो उसका मतलब वो इकट्ठे होकर उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, नाटो इज कमिटेड टू द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, पॉलिटिकल है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को देखना है, और ये एसेंशियल नाटोज एसेंशियल एंड एंड्योरिंग पर्पस इज टू सेफगार्ड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर बाय द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मींस। सो आज की ये जो चीज़ है वर्ल्ड वाले पेज पे यही आया हुआ है। आगे देखते हैं। यहाँ पे जाए बैक जीरो कोविड पॉलिसी एज शंघाई केस हिट रिकॉर्ड हाई। यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है शंघाई में
कि भाई जो केस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे 2 हफ्ते हो चुके हैं, 2 वीक्स का लॉकडाउन, मोर देन 2 वीक्स का लॉकडाउन हो चुका है। लोगों के पास खाने के लिए चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी जो केस है वो थमने का नाम नहीं ले रहे, वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। मतलब जो केस हैं वो 27 to 30,000 जो केसेज है वो हमें एक दिन में दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे ख़त्म हो गया था, लेकिन वहाँ पे अब दोबारा से आया ये कोविड, तो इसका कुछ पता नहीं लग रहा। तो अगली जो पेज है उसके लिए बात करेंगे, तो वो जो पेज है वो है बिजनेस पेज। टेस्ला सीईओ एलन मस्क ऑफर्स टू बाय ट्विटर फॉर $43 बिलियन। वैसे ही ये कुछ सच इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मुझे आपको एक हेडलाइन बतानी थी, तो मैं इस वजह से बता रहा हूँ, ताकि कभी अगर कोई पूछता है तो वो उसमें हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ड्यूटी वेवर की बात की जा रही है, टू एड एक्सपोर्ट ऑफ द वैल्यू एडेड टेक्सटाइल। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको बनाते हुए आपने कोई अपनी खुद से कुछ वैल्यू डाला है, वो क्या हो जाता है, वैल्यू एडेड चीज़ बन जाती है। तो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसके एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया है, जो ड्यूटी हम लगाते थे उसको क्या किया, डिक्रीज करने की हम बात कर रहे हैं, ताकि उसका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ पाए, वो इंक्रीज हो पाए। ठीक है, चलिए अब लास्टली जो हमारा एडिटोरियल जो रहता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एडिटोरियल में एक ही एडिटोरियल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा आया हुआ है, उसको डिटेल्ड वे में एनालिसिस करते हैं इसका। तो इसमें जो आया हुआ है, रिस्टोर इंडियाज हेरिटेज ऑफ अ शेयर्ड पीपलहुड, मैं बता दूं ये किन्होंने लिखा है, ये है गोपाल कृष्ण गांधी, जो कि एक फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्लोमेट और गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने स्टार्ट किए इंट्रोडक्शन में जॉन मॉर्ले से, जो कि अपोज कर रहे थे इंपीरियलिज्म को और सपोर्ट करते थे ईरिश होम रूल को, लेकिन उनको एक डिम व्यू था उस टाइम पे एस्पिरेशंस ऑफ फ्रीडम ऑफ द इंडियंस, है ना। तो उन्होंने क्या बोला था वहाँ पे, एक स्कूल ऑफ थॉट में उन्होंने बोला कि हमें वाइजली वॉकआउट कर देना चाहिए इंडिया से, क्योंकि इंडियंस अपने आप को खुद मैनेज करना जानते हैं और वो करना भी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने पूछी, और 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज फ्रीडम की तरफ हम जा रहे हैं, तो उसमें अप्रोच कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चन या कुछ चीज़ें पूछी हैं कि क्या यहाँ पे हमारे इंडिया में अनार्की की बात हो रही है या फिर अनार्की है। तो इसका जवाब वो देते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। चलिए देखते हैं। नंबर 1 उन्होंने बोला एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है जी, हाँ, हम हो सकता है कि कई बार टर्ब्यूलेंट डेमोक्रेसी की हम बात कर सकते हैं, कि कई बार जो लॉज हैं हम वो भूल जाते हैं, कई बार हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी भूल जाते हैं। यहाँ पे ये बात हमें दिखाई दी, बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कई बार पॉलिटिशियंस इतनी ज़्यादा हेट्रेड भी बोल देते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं कहते यही बोलूँगा, अनार्की नहीं है। और यहाँ पे फिर बोला जा रहा है कि क्या यहाँ पे ब्लडी क्यॉस है, ब्लडी क्यॉस वो उन्होंने बोला नहीं है। हाँ, कई बार हमें पता लगता है कि जो लेजिस्लेचर है वहाँ पे अपना मुक्के माके मारने लग जाते हैं, है ना, लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस में डिसअरे है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह का क्योस है, क्योटिक मूवमेंट्स है, लेकिन ऐसे ब्लडी क्योस नहीं है। हाँ, फिर उन्होंने तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे वो जो एड्रेस कर रहे हैं वो है कि इज़ देयर कन्फ्यूज़न है। तो इन्होंने बोला पहले तो नहीं थी, लेकिन अभी हमें कुछ कन्फ्यूज़न होती हुई नज़र आ रही है। तो उन्होंने बोला कि इंडियंस हैं जो वो बहुत एजेस से, बहुत पुरानी ज़माने से, पिछले ज़माने से क्या, बहुत टाइम से, कुछ 1 लाख साल या कुछ सालों से 3 चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करते आ रहे हैं। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 यहाँ पे आती है कास्ट, नंबर 2 आती है क्रीड, और नंबर 3 आता है हमारा कंट्री। तो कास्ट, क्रीड और कंट्री, कास्ट और क्रीड जो है वो पहले दो ये रिलेटेड होते हैं किनशिप से, और ये जो हमारी कंट्री वाला जो चीज़ है वो आ जाता है अबाउट दी सिटीजनशिप, है ना। या फिर हम मान के चलते हैं कि थर्ड अबाउट द सिटीजनशिप, या फिर हमारे हाई आइडियल्स हैं जो, वो जो ऊपर वाले ये हमारे सेंटिमेंट्स हो सकते हैं क्योंकि किनशिप से रिलेटेड हैं, लेकिन ये वाले हमारे आइडियल्स हैं, कंट्री को किस तरह से आगे बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे अगर वो हम बात करें तो जो हमारे पुराने लीडर्स थे उन्होंने बोला था कि जो कास्ट है कि वो इररेलेवेंट हो जानी चाहिए, कि उसका कुछ पता नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे जो सेकंड है वो एक प्राइवेट मैटर होना चाहिए जो कि क्रीड है, और जो कंट्री है उसके लिए दोनों जो चीज़ें हैं उसको भूल के कंट्री के लिए काम करना चाहिए। सॉरी। लेकिन आज की डेट में जो हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने बोला कि पहले दो को लेकर कास्ट और क्रीड को लेकर जो तीसरी चीज़ है उसमें जो डिवाइड है वो पैदा किया जा रहा है, और ये रिलीजन को लेकर ज़्यादा डिवाइड पैदा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिएगा
यहाँ पे डिमिनिशिंग इंडिया का मतलब क्या है? यहाँ पे वो बताना बताना चाह रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है वो दिन प्रतिदिन डे बाय डे इंक्रीज़ होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो इंसिडेंट्स है, राइट्स हो रहे हैं नॉर्मल केस में। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दोनों के दोनों जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, यहाँ पे बोल रहा है बंदा डायरेक्टली कि भाई वो अपना फ़ायदा यहाँ पे देख रहे हैं, लोगों को लड़ाई करने में कुछ पसंद नहीं है ना? कि होता नहीं कि यार भी दो बंदों के बीच में जो जिनका सही मसला चल रहा था, जिनका मामला सही चल रहा था, उसके बीच में लड़ाइयाँ करवा दी जाती है जानबूझ के, ठीक है? तो वो उसमें क्या होता है कि उन तीसरे बंदे का फ़ायदा होता है। तो ये अपनी सोच पे है कि हमने किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करना है या फिर किस तरह से बात करनी है। रामनवमी के डे पे क्या होता है कि हमें नहीं पता किसने किस पे अटैक किया, क्या था, क्या सिचुएशन थी, वो फेसलेस थे, वो सोललेस थे, वो नेमलेस थे। अभी यहाँ पे लेकिन जो हम बात करें कि जो चीज़ें हुई हैं वो खिलाफ हुई हैं हिंदू और मुस्लिम इनोसेंट्स के। और ये जो चीज़ थी जब हुई उससे पहले या फिर उससे बाद में ही सोशल मीडिया पे बहुत ही लाइटनिंग की तरह स्प्रेड हो रही थी। जो डिस्ट्रॉयर्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये की जा रही है, ठीक है कि जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया पब्लिक प्रॉपर्टी को उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन आपने उनकी वाइफ्स को और चिल्ड्रन की उनकी क्या गलती थी जिनको उन्होंने रूफलेस कर दिए? यहाँ पे ये बंदा इस तरह की बात कर रहा है, गोपाल कृष्ण गांधी जी। तो 1924 में उन्होंने बोला कि एक टेरिबल हिंदू मुस्लिम राइट्स हुआ था जो कि गुजरात के एक प्रोविंस में हुआ था। और वहाँ पे फिर गांधी जी ने 21 डे का फास्ट किया था। उन्होंने बोला था कि यार इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं हो सकती, है ना? और जब वो इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको वर्शिप करनी है तो परफेक्ट आपको फ्रीडम अपने टेम्पल में करिए। मुसलमान को उन्होंने बोला था अजान देनी है, आपने प्रेयर करनी है, आपको भी फ्रीडम है मॉस्क में करिए। और अगर आप ये फ्रीडम नहीं दे सकते तो कंट्री का कोई भी जो मीनिंग है नहीं रह जाता और हिंदुइज्म और इस्लाम का भी कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो ये जो स्टैंड इस तरह का सेक्युलरिज्म का स्टैंड है, उन्होंने बोला कि हमें दिखाई दिया तमिलनाडु में, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने लिया था। यहाँ पे उन्होंने बात की कि कोर्ट को अभी आगे आना चाहिए। कोर्ट्स कौन कौन सी? एनएचआरसी हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हो गया। उनको आर्टिकल 25 की यहाँ पे बात करनी चाहिए, उनको प्रियम्बल की यहाँ पे बात करनी चाहिए। उनको ये भी यहाँ पे बताया गया कि एसआर बुमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट जी ने ये बोला था कि जो अपना सेक्युलरिज्म है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसके बारे में वहाँ पे यहाँ पे बात की जा रही है। और वेरी रिसेंटली एक इंसिडेंट उन्होंने बताया कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी का कि गुजरात का एक वडगाम तालुका में मगरीब, ठीक है, नमाज और उनको रमज़ान में जो फास्ट होता है उसको ब्रेक करने के लिए जो वीर महाराज मंदिर है 1200 ईयर ओल्ड टेम्पल में उनको बुलाया गया और बड़े अच्छे वे से एक उनको ट्रीट दी गई। तो ये जो प्रिवेलिंग कंडीशन में, प्रिवेलिंग एरिडिटी में गुजरात ने शो किया है ना, ग्रेस, वो सबसे बड़ी चीज़ है। सो वी डू नॉट हैव टू डिसअप्रूव मॉर्ले एंड चर्चिल, वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स टू द कंसाइंस ऑफ आवर रिपब्लिक। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। और लास्टली हमारा एक जो क्वेश्चन का आंसर है वो रह चुका है, वो उसके बारे में देखते हैं। देखिए उसमें क्या है, यहाँ पे ऑब्वियसली हम क्रिकेट की बात नहीं करेंगे, आईपीएल चल रहा है, देखिए आराम से। यहाँ पे देखिए कि जो चीज़ हमें पता चलनी चाहिए कि उसका ऑप्शन था डी ऑप्शन, ट्राइक्लोसेन। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका ऑप्शन क्या बनता है? ट्राइक्लोसेन। क्योंकि कि ट्राइक्लोसेन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको हम टॉयलेटरीज में यूज़ करते हैं टू रिड्यूस और प्रिवेंट द बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। और इसको ऐड किया जाता है इन दी एंटी बैक्टीरियल सॉप्स और बॉडी वॉशेज़ में, टूथपेस्ट में और सम कॉस्मेटिक्स में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल।